हेलो एवरीवन, दिस इज सिक्स्थ वीडियो ऑफ द सीरीज और इस बार हम लोग करेंगे ये वाला क्वेश्चन। सॉल्व वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। इसकी मतलब काफी लोगों ने मुझसे इसकी डिमांड की है, तो ये वाला एक बार करते हैं। मैं पहले बता दूं, ये लेंदी होने वाला है, ये काफी लेंदी होने वाला है, ठीक है। बट गुड थिंग इज कि पहले तो इसका वो देखो बेटे, दिस इज 14 मार्क्स अलोन, ओके। एक तो ये पूरा 18 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पहला था ये हमने कर लिया, ये सुपर इजी। अगर ये आता है ना आपके पेपर में तो सबसे पहले यही अटेम्प्ट करना, ठीक है। और फिर मतलब सबसे पहले मीन्स अगर यूनिट 3 का ये आता है तो यूनिट 3 में आपको यही करना है, ठीक है। एंड सेकंड है सॉल्व वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, ठीक है। इसमें क्या है, सिर्फ ये हीट इक्वेशन ही देखो, प्रोसीजर सब में सेम है। सबसे अच्छी बात मैं वही बता रही थी कि ऐसी कोई घबराने की बात नहीं कि लेंदी है। प्रोसीजर सब में सेम है, जो बस चेंज हो रही ना वो है इक्वेशन। और कैसे अप्लाई करना है, मतलब सेम वो चीज है। और थोड़ा सा इंटीग्रेशन इसमें आ जाता है, इसलिए लेंदी हो जाता है। एक तो इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है। अगर इक्वेशन थोड़ी सी और अगर डबल डेल स्क्वायर यू है तो वो भी। तो इसको सॉल्व करने में बस टाइम लगेगा, तो वो आपकी कैपेबिलिटी पे है कि आप कितनी जल्दी सॉल्व कर लो। जैसे मैंने तो देखो 10 मिनट में कर दिया, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले एक दो क्वेश्चन करे, ट्राई किए, तो मैंने तीसरी बार में 10 मिनट में कर लिया था। तो वो बस आपके ऊपर है कि आप सॉल्व कितनी जल्दी करते हो, ठीक है। आपको इंटीग्रेशन कितनी जल्दी करना आता है, ये सब। बाकी प्रोसीजर इसका बहुत ईजी और बहुत सिंपल है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसे करना। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन है क्या, ठीक है। क्वेश्चन, इसके पहले क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन किस चीज की, ये क्वेश्चन है हीट की इक्वेशन है, ठीक है। वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन मतलब यहाँ पर और 0 से L तक रेंज है। तो एक चीज देखो, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक लेंथ है, एक एल, लेट्स से कि ये 0 है और ये L है, ठीक है। और ये एक रॉड है, ठीक है, जिसमें जिसके एंड पॉइंट्स यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन देखो। अब इनमें क्या होता है ना, ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स है। मतलब इसमें क्या होता है कि बाउंड्री पे कंडीशंस दे रखी होती हैं और उसके बीच में आपको कुछ डी दे रखा होगा, ठीक है। तो उसको सॉल्व करके हमें फंक्शन निकालना है दो। अब मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर हम डील कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव से। मतलब इसका जो फंक्शन आएगा वो होगा दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंडेंट। मतलब इसके दो फंक्शंस, इसके अंदर दो वेरिएबल्स होंगे, लाइक एक्स क्यूब वाई, एक्स स्क्वायर वाई, ऐसे टर्म्स, ऐसे वैल्यूज होंगी इनकी, ठीक है। पहले हम लोग जो डी सॉल्व करते थे, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते थे, वो होती थी प्रॉपर डिफरेंशियल, मतलब इसको कुछ कहते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा। बट इसमें ये एक वैल्यू होती है, ये यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलती थी, लेट्स से वाई, वो सिर्फ एक एक फंक्शन, मतलब एक वेरिएबल का फंक्शन होता था, ठीक है। यहाँ पर दो वेरिएबल के फंक्शन है। तो यहाँ पर बाउंड्री कंडीशंस दी जाती है। अब बाउंड्री कंडीशंस लाइक यू, एक्स और वाई के टर्म्स में, ठीक है। यहाँ पर बाउंड्री कंडीशंस देंगे, उसके बीच में कुछ डी देंगे, उसको सॉल्व करके हमें फंक्शन अपना बताना है। तो यहाँ पर देखो बाउंड्री कंडीशन कैसे पता करते हैं। जैसे ये है u0t और ये है ult, ओके। इसकी वैल्यू है 0। दैट मीन्स कि यहाँ पर अगर मैं टाइम को कांस्टेंट रखूं, मतलब टाइम को मैं कुछ ना करूं, बट यहाँ पर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो फंक्शन ऑफ u है ये 0 है। मतलब यहाँ पर ये जो हीट है, ये हीट इक्वेशन है, तो यहाँ पर जो हीट है वो 0 है किसी तरह से। लेट्स से कि इसको 0 डिग्री, मतलब सेम टेम्परेचर पे रखा है, 0 डिग्री पे कर रखा हूँ मान लो। कैसे कर रखा होगा, यहाँ पर कुछ लगा रखा होगा हॉट वाटर, तो उसे 0 पे फिक्स कर रखा है। बट बीच में जो है ना, बीच में जो है टेम्परेचर का वेरिएशन है, एक फंक्शन है टेम्परेचर का, वही टेम्परेचर का फंक्शन, टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के जैसे डिफरेंट डिफरेंट एक्स पे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर है। इसीलिए ये जो पूरा फंक्शन है, इसमें हीट का जो फंक्शन है वो है u इज इक्वल टू यू, एक एक्स का फंक्शन और एक t का फंक्शन। तो ये तो इसका वो हो गया कि इसका सिग्निफिकेंट, मतलब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओके। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, वो पूरा मैथमेटिकल पार्ट है, उसमें कुछ भी ऐसा ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा कि ये जो फंक्शन आएगा यहाँ पर सॉल्व करके, वो होगा एक x का फंक्शन और एक t का फंक्शन, राइट। तो हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाले लास्ट वीडियो में देखा था कि एक u को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, एक a विच विल बी इन टर्म्स ऑफ x एंड एक b जो कि किसकी टर्म होगा, t। हमने वहां पर b y ले रखा था, यहाँ पर t है तो उससे कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर है u x t। तो जस्ट लाइक बिफोर, जैसे हमने पहले किया था, हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले ए की वैल्यू निकालेंगे एंड देन बी की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर मैं इस पे पहले डेल यू बाय डेल एक्स करूँ, यहाँ पर पहले देखो हमें जरूरत किस किस चीज की है। तो पहले हमें जरूरत है डेल यू बाय डेल टी, तो पहले वही करते हैं, डेल यू बाय डेल टी। मैं पहले बता दूं, वीडियो लंबी होगी, बट यहाँ पर मैंने पूरे स्टेप वाइज एक चीज सॉल्व किए, तो पूरा लास्ट तक देखोगे ना, तो फिर क्वेश्चन एक बार एक क्वेश्चन बस करके इसका चले जाना, तो फिर हो जाएगा कि, क्योंकि प्रोसीजर सेम है। अगर ये आता है तो सेम प्रोसीजर से चाहे क्वेश्चन कोई भी दिया हो, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम करते हैं, पहले डेल यू बाय डेल टी कैलकुलेट करेंगे। तो डेल टी
अगर मैं t की टर्म्स में कर रही हूँ दैट मीन्स ये जो x की टर्म वाला फंक्शन है ये तो होगा कांस्टेंट, तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं। यहाँ बचेगा डेल बी बाय डेल टी। ये हो गया एक चीज, ठीक है। इसे मैं इक्वेशन नहीं देगा, इसे हाईलाइट करके लिख लेते हैं। देन सेकंड क्या है, हमें क्या चाहिए, डेल स्क्वायर यू एंड डेल एक्स स्क्वायर, मतलब डेल यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू टाइम्स, राइट। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो पहले डेल यू बाय डेल एक्स निकालते हैं। अगर मैं एक्स की रेस्पेक्ट में कर रही हूँ डेरिवेटिव, तो यानी जो p वाला फंक्शन है वो कांस्टेंट है, और यहाँ पर बच गया डेल a अपॉन डेल एक्स। एक और बार करना पड़ेगा, हमें डेल स्क्वायर यू चाहिए, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर विल बी डेल स्क्वायर a अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। सुपर इजी। लास्ट टाइम हमने यही किया था, यहाँ तक तो कर ही लिया था। फिर हमें इक्वेशन में ये वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है, इसे भी हाईलाइट कर देते हैं, which is a del b upon del t is equal to 9, 9 है ना, या 9 del square u upon del x square means 9b del square u upon del x square। ओके, ये तो हो गई हमारी जो पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन इक्वेशन है। अब क्या करना है, हमें अगेन अरेंज करना है कि b के साथ b वाली टर्म हो और a के साथ a वाली टर्म हो। यहाँ पर a है, करते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, डेल बी बाय डेल टी, यहाँ पर 1/9p। ट्राई करना कि जो कांस्टेंट वाला पार्ट है ना वो तुम्हारा वन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ हो, क्योंकि वो फिर e टू द पावर में चला जाएगा तो वो इजी टू सॉल्व रहेगा, यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर 1/a डेल स्क्वायर a अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, लास्ट लास्ट वाले में, लास्ट वीडियो में देखा था कि यहाँ पर हम लोग c के इक्वल रखते थे, ठीक है, c कैन बी एनी फंक्शन, उसके हम इक्वल रखते थे। बट यहाँ पर हमें सिंस एक फाइनाइट रेंज है, मतलब यहाँ पर x और l एक फाइनाइट है ना, तो यहाँ पर जो हम लोग कांस्टेंट फंक्शन लेट करेंगे ना, दैट फंक्शन, पहली बात तो बताऊं कि यहाँ पर जो कांस्टेंट लेता है वो एक फंक्शन होता है, वो कोई 1 2 या कोई कांस्टेंट नंबर नहीं, वो एक फंक्शन होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर दो फंक्शन एक दूसरे के इक्वल है तो वो एक कॉमन फंक्शन के इक्वल होंगे, तो वो ही हम लोग यहाँ पर लेट करते हैं। बट यहाँ पर जो फंक्शन हम लेट करेंगे दैट शुड बी नेगेटिव, तो हम उसे लेट करते हैं माइनस लैम्डा स्क्वायर। स्क्वायर क्यों करते हैं, जिससे लास्ट में यहाँ पर हम लोग जब वैल्यू निकालेंगे ना तो ये अंडर रूट होगा, तो यहाँ पर अंडर रूट का अंडर रूट लैम्डा से ज्यादा कन्वीनियंट लैम्डा पड़ेगा, इसीलिए हम लोग पहले ही लैम्डा स्क्वायर लेट करते हैं, ठीक है। और माइनस क्यों लगाते हैं, उसका देखो कॉन्सेप्चुअल रीजन है कि मैं यहाँ पर साइड में बता देती हूँ, थोड़ा सा स्किप कर सकते हो अगर नहीं देख जानना तो, क्योंकि सॉल्व करने में तो कॉन्सेप्चुअल रीजन बिल्कुल यूज नहीं होने वाला, ठीक है। बट मैं बता देती हूँ कि जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर एक रॉड है, ठीक है, रॉड की बाउंड्री कंडीशंस क्या है कि यहाँ पर जीरो होना चाहिए, यहाँ पर भी जीरो होना चाहिए, राइट। तो अब उसको जब हम अगर पॉजिटिव लेकर करेंगे तो ये जो है ना, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या फिर डिके वाला फंक्शन बनता है लास्ट में, विच इज नॉट पॉसिबल हमारे केस में, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब टेम्परेचर कभी जीरो नहीं होगा, या फिर डिके मतलब यहाँ पर कभी जीरो नहीं होगा और यहाँ से बहुत ही हाई वैल्यूज रहेगा, इसीलिए पॉजिटिव नहीं ले लेते, ठीक है। और इक्वल भी नहीं लेते, क्योंकि इक्वल में भी कुछ ऐसा फंक्शन ही बनता है। बट नेगेटिव में क्या होता है, जब हम नेगेटिव लेते चलते हैं तो जो सॉल्यूशन आता है वो ऐसा बनता है कि यहाँ पर और यहाँ पर जीरो वैल्यू आती है। तो बस ये है कि हमें लास्ट में यहाँ और यहाँ हमें बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है, इसीलिए हम लोग पहले ही नेगेटिव लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें मैंने बताया ना कि इसमें बस प्रोसीजर याद करना है। प्रोसीजर क्या है, अभी तक हमने क्या किया मैं एक बार बता देती हूँ, जैसे इजी पड़ जाएगा ना, कि प्रोसीजर में पहले क्या करना है, यू को लेट करो, डेल यू की वैल्यू निकालो, डेल यू डेल एक्स और डेल यू डेल वाई, और अगर डेल स्क्वायर यू भी है तो वो भी निकालो, फिर उसे इक्वेशन में पुट करो, ठीक है। और फिर इक्वेशन में पुट करके सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करो और फिर सेपरेट करके उन्हें इक्वेट करो, राइट। यही किया अभी तक हमने, तो इजी है यहाँ तक तो। अब इसे वही करते हैं, हम इक्वेट करते हैं किसी फंक्शन के, कॉमन फंक्शन के, एक कांस्टेंट फंक्शन माइनस लैम्डा स्क्वायर, ओके। अब ये कांस्टेंट फंक्शन है तो ना ये एक्स पे डिपेंड होगा ना ये वाई पे होगा, ओके। ये मतलब है कांस्टेंट फंक्शन होने का। वापस से इसको अलग अलग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये होगा 1/9 डेल बी अपॉन डेल टी, यहाँ पर एक बी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर इस साइड, और इस साइड क्या है, डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल एक्स स्क्वायर अपॉन में 1/a इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर, ओके। तो पहले ये वाला सॉल्व करते हैं, ये वाला तो इजी है, लास्ट क्लास में भी हमने लास्ट वीडियो में भी हमने किया था। डेल बी अपॉन बी इज इक्वल टू -9 लैम्डा स्क्वायर डेल टी, राइट। ये तो मैंने बस रीअरेंज करके लिखा है, बी वाली टर्म सारी एक साइड और डी टी वाली एक साइड, और ये जो कांस्टेंट फंक्शन है वो एक साइड, ओके।
यहाँ का क्या होगा, एल एन बी इज इक्वल टू 1/b का इंटीग्रेशन एल एन बी, और यहाँ पर होगा 9 लैम्डा स्क्वायर p की टर्म्स में, तो यहाँ पर एक t आएगा प्लस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर b की वैल्यू हम निकालेंगे तो वो होगा एक्सपोनेंशियल की पावर में -9 लैम्डा स्क्वायर t, और ये प्लस C1 है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रही हूँ कि प्लस C1 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर b की वैल्यू हम लिख सकते हैं, इस ये कांस्टेंट है, ये तो प्रॉपर कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे, b1 लेट कर लेते हैं, और ये फंक्शन आ गया -9 लैम्डा स्क्वायर t। अब इसे छोड़ दो, ठीक है, ये हो गया फाइनल। इसके बाद हमें इसमें कुछ नहीं करना, अब आते हैं दूसरे वाले पे। तो यहाँ तक इजी था, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो यहाँ तक तो इजी था। दिक्कत है इसको। अब नेक्स्ट इस वाले को सॉल्व करते हैं। इसको क्या है, इसमें अब ना ये डेल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, तो डेल स्क्वायर में हम लोग डायरेक्ट डबल इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसमें हम लोग क्या बनाते हैं, एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में दिखाते हैं कैसे। ये हो गया डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये ए -a लैम्डा स्क्वायर उस साइड, और ये इधर आएगा डेल स्क्वायर a अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस a लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं कि यहाँ पर ना मैंने लास्ट लास्ट वाली वीडियो में भी शायद यहाँ पर डेल डेल ले लिए थे, बट अब देखो b एक फंक्शन है जो कि सिर्फ और सिर्फ x पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पर जो डी डेल यू बाई डेल एक्स लिख रही हूँ ना मैं, डेल बी बाई डेल एक्स, उसे डेल लिखने की जरूरत नहीं है, वो हम डायरेक्ट डी बी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं बार बार भूल जाती हूँ, डेल यूज कर देती हूँ, बट वो डी बी बाई डी बी होगा। गलत ये भी नहीं है, बट पार्शियल मीन्स क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग पूरा डिफरेंट, मतलब ये जो बी है वो फंक्शन ऑफ समथिंग एल्स भी हो सकता है, बट यहाँ पर हम हमारा जो बी है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स का मतलब टी का फंक्शन है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ये वाला यूज करेंगे, ठीक है, डी बी। तो यहाँ पर हर जगह डी कर लेना, मैंने डेल लिख दिया है। ओके, तो यहाँ पर भी ये डी है एक्चुअली, डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा लास्ट सेमेस्टर का यूज हो रहा है, लास्ट सेमेस्टर मीन्स यहाँ पर क्या बन रही है, एक जनरल सेकेंड ऑर्डर की होमोजेनियस इक्वेशन विच इज पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0। अब पहले इस पे ध्यान देते हैं। अगर इसका राइट हैंड साइड, मतलब देखो यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, एक फर्स्ट ऑर्डर और एक नॉर्मल वाई, ठीक है, वाई का फंक्शन, और राइट हैंड साइड में अगर 0 है तब इसे कहते हैं होमोजीनियस लीनियर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और अगर यहाँ पर नहीं होता तो वो हेट्रोजीनियस होता, बट यहाँ पर हम लोगों को होमोजीनियस ही आएगा पेपर में, क्योंकि यार हेट्रोजीनियस बहुत ज्यादा लेंदी, फिर वो तो 20-25 मार्क्स का आना चाहिए, तो वो हम नहीं करेंगे। इसको सॉल्व करने के जनरल इक्वेशन क्या होती है, इसको सॉल्व करके हमें मिलता है, मतलब पहले देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि यही हमें यहाँ पे करना है। यहाँ पर भी हमारी एक सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बन रही है, डीई बन रही है, तो इसको सॉल्व करने के लिए प्रोसीजर हम पहले यहाँ पर जनरल प्रोसीजर देख लेते हैं, फिर हम यहाँ पर उसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। इसमें स्टार्ट कैसे करते हैं कि y, सिंस इसका जो सोल्यूशन आएगा वो y होगा, तो हम लोग y को अज्यूम करते हैं y इज इक्वल टू ई टू द पावर एम एक्स। याद होगा ये लास्ट सेमेस्टर में था तो करा होगा, ठीक है। तो अब इसको जब हम पुट करते हैं इसमें तो ये क्या बन जाती है, यहाँ से हम लोग पहले y डैश निकालते हैं, y डैश विल बी m ई टू द पावर एम एक्स एंड y डबल डैश विल बी m एक्स, ओके, ये हो गया। अब इसको हम लोग इस इक्वेशन में रखते हैं, ठीक है, तो इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस एम ई टू द पावर एम एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर एक p था, यहाँ पर एक q था, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज देखो, यहाँ पर ये जो y है इसकी जगह पे भी e टू द पावर एम एक्स, ठीक है। अब यहाँ से e टू द पावर एम एक्स की टर्म्स को ले लेते हैं कॉन्स्टेंट कॉमन, तो e टू द पावर एम एक्स कॉमन आ गया, तो अंदर बचा एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब एक चीज देखना,
जब इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स या तो ये 0 या तो ये 0 या फिर दोनों 0, ठीक है। बट इस पे ध्यान देते हैं, ये टर्म क्या कभी 0 हो सकती है? e टू द पावर mx मीन्स एक्सपोनेंशियल का कर्व जो होता है वो होता है ऐसे। ये चीज मैं लास्ट वीडियो के लिए भी कह रही हूँ कि मैंने वहां पर इक्वेट किया होगा, तो ऐसे एक्सपोनेंशियल का कर्व ऐसे बढ़ता है। ये एक एसिम्पटोट होता है, ठीक है, एसिम्पटोट। एसिम्पटोट मीन्स इट विल नेवर टच द एक्स एक्सिस, ठीक है, या एक्स एक्सिस वो कभी टच नहीं करेगी, एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगी, दैट मीन्स इसकी कभी 0 नहीं होगी, ठीक है। तो दैट मीन्स ये तो कभी भी 0 को इक्वल नहीं हो सकता, बच्चा क्या ये। तो ये हमारा अगर इक्वल है 0 के, तो एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये क्वाड्रेटिक किसमें? ये एम की टर्म्स में क्वाड्रेटिक है, राइट। यहाँ पर एम स्क्वायर प्लस एम है, तो m की वैल्यू कैसे आएगी? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। तो यहाँ से अब m की, अब सिंस ये क्वाड्रेटिक है तो m की दो वैल्यूज आएंगी, एक m1 और एक m2, राइट। m1 और एक m2। अब तीन कंडीशंस होती हैं इसमें, वो बस ध्यान देना है, और वो भी इतनी हार्ड नहीं है। और जहां तक मुझे लग रहा है ना, हमारे सिलेबस में सिर्फ एक वाली कंडीशन आती है, वो मैं बता दूंगी। पर देख तो तीनों लेते हैं, ठीक है। अब अगर ये जो m1 m2 है, ये जो m1 और m2 यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, अगर ये है रियल और डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मीन्स कि m1 इज नॉट इक्वल टू m2 और ये रियल है, तो इसकी जो जनरल इक्वेशन बनेगी वो होगी y इज इक्वल टू a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर m1x और यहाँ पर b e टू द पावर m2x। ओके, ये हो गई। मैं एक बार इसे नोट्स में भी दिखा दूंगी तो वहां पर क्लियर हो जाएगा। तो हो गया जब वो रियल डिस्टिंक्ट हो, ठीक है। दूसरा होता है कि अगर m1 इज इक्वल टू m2 हो, वैसे ये हम लोग वैसे भी निकाल सकते हैं, अगर d नहीं, उसमें तो रियल और वही पता चले, ठीक है। अगर m1 इज इक्वल टू m2 है, तो m1 इज इक्वल टू m2 में हम इसको एक कॉमन ले लेंगे m, और उसकी फिर इक्वेशन क्या होगी? ये इक्वेशन बनेगी, मतलब इसका जो सोल्यूशन होगा वो होगा c1 प्लस c2। c1 मीन्स ये a और b लेते हैं, ए प्लस बी, दो कांस्टेंट होंगे, यहाँ पर होगा e टू ए प्लस बी एक्स ई टू दावर एम एक्स, ठीक है। ये होगा सोल्यूशन अगर दोनों रूट्स इक्वल आ रहे हैं। तीसरा होता है कि अगर दोनों रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं, मतलब m इज इक्वल टू एल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा। ये दोनों रूट्स वैसे एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, मतलब अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा बीच में यहाँ पर, ठीक है। ये चीज देखो, प्लस माइनस है, और ये जो अल्फा बीटा है, ये अल्फा इज रियल पार्ट एंड बीटा इज इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? इसकी इक्वेशन होगी e टू द पावर अल्फा एक्स मीन्स रियल पार्ट यहाँ पर रखो, अंदर आएगा a cos बीटा एक्स। बहुत आसान है ये, ठीक है, इतना हार्ड भी नहीं है याद करने के लिए, साइन बीटा एक्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक अच्छी बात कि अभी तक जो पेपर में मैंने देखा उसमें यही इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमारे सिलेबस में भी है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ गया ना इसमें, तो मुझे लग रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। बाकी है तो ये भी, ये होते तो वैसे इजी बनती क्वेश्चन, पर ये है तो भी ठीक है। तो हमारे वाली केस में हम पहले देखते हैं कि हमारा बन क्या आ रही है क्वाड्रेटिक और उसके रूट्स क्या आ रहे हैं। हमारे केस में डेल स्क्वायर ए स्क्वायर ए लेमडा स्क्वायर 0, तो हम यहाँ पर ये ए की टर्म्स में है, तो यहाँ पर जो सोल्यूशन होगा वो भी ए की वैल्यू होगी, वो होगा लेट ए इज इक्वल टू ई टू द पावर एम एक्स, ठीक है। वैसे मैं एक बार मैं वापस से रिवाइज करा दूं कि अभी तक हमने कुछ ऐसा बहुत ही टिपिकल नहीं किया है, ये बस मैंने तीन कंडीशंस बताई थी, ठीक है। सॉल्व करने में ये बहुत आसान है, एक बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे फिर अगली बार तुम लोग बहुत स्पीड में कर सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसे मैंने हार्ड तो बताया नहीं है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये इसकी वेटेज है तो 14 मार्क्स, और उसमें से पता है यहाँ पर सिर्फ सोल्यूशन बनाने तक का 10 मार्क्स तक वो है, और फिर जो बाकी फोर्थ मार्क्स है वो सिर्फ इंटीग्रेशन का है। तो इंटीग्रेशन लेट्स से कि तुम्हारा फाइनल आंसर एकदम एग्जैक्ट सही नहीं भी आ रहा है, बट इंटीग्रेशन अटेम्प्ट किया है तो उसके भी 2 से 3 मार्क्स तो मिलने पक्के हैं। तो मतलब ये स्कोरिंग क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब तो बल्कि मैं यही विश कर रही हूँ कि ये मेरे पेपर में आ जाए, मैं तो सबसे पहले यही अटेम्प्ट करके खत्म करूंगी, पहले 14 मार्क्स क्लियर। इक्वल टू ई टू द पावर एम एक्स, इसे हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे। पहले यहाँ पर हम लोग निकालते हैं कि डेल ए बाय डेल एक्स क्या होगा, वो हो जाएगा एम ई टू द पावर एम एक्स। इसका सिंपल डिफरेंशिएशन क्या है, कांस्टेंट बाहर आ गई और e की पावर एक्स दी, और यहाँ पर क्या है, डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम, एम स्क्वायर एक्चुअली एक और एम नीचे आएगा ना, तो एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स, ठीक है। अब इसे अपनी इस इक्वेशन में रखना है, बस सिंपल। तो पहले क्या आएगा, एम स्क्वायर, एक बस खाली जगह पे करते हैं, ओके। एम स्क्वायर
ई टू द पावर एम एक्स प्लस एक यहाँ पर था लैम्डा स्क्वायर और एक की वैल्यू क्या है एम एक्स ई टू द पावर एम एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, ई टू द पावर एम एक्स को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या हुआ एम स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगेन ये तो कभी 0 नहीं हो सकता, तो बच्चा क्या ये पार्ट 0 है, दैट मीन्स एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ से एम की क्या वैल्यू आई माइनस लैम्डा स्क्वायर अंडर रूट। अब इसीलिए मैंने पहले लैम्डा स्क्वायर लिया था, देखो यहाँ पर अंडर रूट आ रहा है और माइनस है तो मतलब ये इमेजिनरी नंबर है, तो यहाँ पर आयोटा और लैम्डा बाहर आ गया तो ये हो गया आयोटा लैम्डा। ठीक है, अब इसके दो रूट्स होंगे ऑफ कोर्स, और यहाँ से हमने स्क्वायर हटाया तो यहाँ पर एक प्लस माइनस और लगेगा, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस। अब देखो इसकी फॉर्म क्या है, दिस इज अल्फा प्लस माइनस आयोटा लैम्डा। ठीक है, m इज इक्वल टू अल्फा इस फॉर्म का है, मतलब कॉम्प्लेक्स जो हमारा थर्ड वाला टाइप था। ठीक है, इसमें हमारे केस में अल्फा कितना है 0, क्योंकि इसका कोई रियल पार्ट नहीं है, और लैम्डा कितना है सॉरी अल्फा, ये बीटा होता है यहाँ पर, बीटा है तो बीटा की वैल्यू क्या है लैम्डा। ठीक है, तो इसका रूट क्या आएगा, पहली बात तो इसका रूट आएगा ए के टर्म्स में, वो क्या होगा पहले हमने डिस्कस किया था ई टू द पावर अल्फा एक्स, यहाँ पर ए कॉस, कॉस मैं ऐसे लिख दे रही हूँ कॉस बीटा एक्स, सी मीन्स कॉस प्लस बी साइन बीटा एक्स। ठीक है, ये हो गया। अभी तक कुछ ऐसे मैंने खास नहीं किया, बस इक्वेशन में रखा है। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी, कितनी आई है, मतलब हमारे केस में 0, तो e की पावर यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो e की पावर 0 मीन्स यहाँ पर तो हो गया 1। अंदर क्या है a cos, एटा की वैल्यू क्या है लैम्डा, तो यहाँ पर लैम्डा एक्स प्लस बी साइन लैम्डा एक्स। अब एक चीज देखो, यहाँ पर हमें जो हमें कर क्या रहे थे, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमें चाहिए था a विच इज अ फंक्शन ऑफ x, सिर्फ x का एक फंक्शन होगा, उसकी वैल्यू वो क्या आई है a cos बीटा x, और बीटा क्या है लैम्डा है, सॉरी तो बीटा की जगह लैम्डा लिखते हैं हम डायरेक्ट, लैम्डा एक्स प्लस बी साइन लैम्डा एक्स। ये आ गया हमारा a, और b क्या था, b वॉज ए टू बी 1 e टू द पावर माइनस 9 लैम्डा स्क्वायर t, और b क्या है इन टर्म्स ऑफ t। ठीक है, तो अब हम यहाँ से u निकाल सकते हैं, u क्या था हमारा, u वॉज ax इंटू बीटा टी, सॉरी बी टी। ओके, तो यही था, और यहाँ पर a की वैल्यू ये रही और b की वैल्यू ये रही, इसको इसमें भी रख सकते हो, यहाँ पर वैल्यू रख के फाइनल निकाल सकते हो, बट वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं लिख नहीं रही हूँ। अब नेक्स्ट, अब क्या करना है, हमें बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। अब पहले एक चीज देखो, यहाँ पर क्या क्या चीजें वेरिएबल है, हमें कितने वेरिएबल सॉल्व करने हैं। यहाँ पर एक b एक वेरिएबल हो गया है, ठीक है, यहाँ पर एक a है एक b है यहाँ पर। ठीक है, तो काफी सारे वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, इसको b1 लेट करते हैं क्योंकि यहाँ पे एक b लिया है। तो हमें इनको वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए होंगे, बाउंड्री कंडीशंस, उनको पढ़ते हैं। पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है, x इज इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू है वो 0 है, तो पहले इसको स्टार्ट करते हैं। ये कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू है वो 0 है, यानी यहाँ पर क्या करा इन्होंने, x की वैल्यू 0 रखी है। तो अगर मैं इसको देखूं तो u03 इज इक्वल टू a क्या होता है x की टर्म्स में, मतलब ये 0, और यहाँ पर b t की वैल्यू तो t ही है, तो a0 मीन्स हम लोग अपने जो ax है, जो हमने ax अभी फाइंड किया है उसमें हम a0 निकालते हैं। तो हमारा ax क्या है, यहीं पे सॉल्व करते हैं। हमारा ax क्या है, ax इज a cos लैम्डा x, तो इसमें हम लोग एक बार 0 पुट करके देखते हैं। तो a0 विल बी a cos, x की वैल्यू कितनी है, ये x जो है इसकी वैल्यू 0 है तो 0 प्लस b साइन, यहाँ पर भी x की वैल्यू 0 तो यहाँ पर भी 0, तो ये क्या हो गया cos 0 साइन 0, तो देखो 0 हो गया, और cos 0 कितना होता है 1, तो a0 की वैल्यू कितनी आ गई a, यहाँ पर जो कांस्टेंट है a। ठीक है, तो इसको जब हम रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें गिवन क्या था कि u0t was 0, राइट, ये हमें गिवन था। हमने क्या फाइंड किया, a0 की वैल्यू a आ रही है और b की वैल्यू तो एज इट इज है। दैट मीन्स अगेन यहाँ पर दो फंक्शन है, उनकी वैल्यू 0 है, जहाँ पर b हमारा कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये किस टर्म में, ये एक्सपोनेंशियल की टर्म में है। हमारा जो b है यहाँ पर देखो,
बी हमारा पूरा एक्सपोनेंशियल की टर्म है, इवन ये जो b1 कांस्टेंट है वो भी एक्सपोनेंशियल ही है, तो ये तो टर्म जीरो नहीं हो सकती। दैट मीन्स जो हमारा a है, यहाँ पर जो कांस्टेंट a है वो है जीरो। ओके, एक बार यहाँ तक रिवीजन करते हैं जिससे ना स्टेप बाय स्टेप आए। ठीक है, देखो स्टार्टिंग कहाँ से की हमने, यहाँ से। ये हमारा फंक्शन था, पहले हमने u को लेट किया, जो हमारा u है ax इंटू बी टी। a एक फंक्शन है x का, b है एक फंक्शन t का। हमने यहाँ पर जरूरत थी डेल u बाई डेल टी, तो हमने डेल u बाई डेल टी निकाला, और यहाँ पर जरूरत थी डेल स्क्वायर u डेल x स्क्वायर की, वो भी फाइंड किया, इसमें इक्वेशन में पुट किया। फाइनाइट रेंज थी तो हमें क्या करना है, माइनस लैम्डा स्क्वायर लेट करना है। ठीक है, और यहाँ पर सेपरेट किया, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, और फिर दो टर्म्स में सॉल्व किया, पहले यहाँ पर फिर यहाँ पर। यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये तो इजीली सॉल्व हो गया, ये आ गई वैल्यू, बिल्कुल जैसा हमने लास्ट वीडियो में किया था। बट यहाँ पर थोड़ा सा हमें ये बनाना पड़ा, होमोजीनियस लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें से a इज इक्वल टू e की पावर mx। तो सोल्यूशन क्या है, ये मैंने रखा, और फिर सोल्यूशन क्या आया, देखो ये प्लस माइनस लैम्डा आयोटा निकाला इसका, तो सोल्यूशन आया दिस। ठीक है, ax इज इक्वल टू दिस वाज द सोल्यूशन। अब हम लोग बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, तो बाउंड्री कंडीशन क्या दिया है कि जब x की वैल्यू जीरो है तो जो फंक्शन है वो जीरो है। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू जब जीरो रखी, तो x का फंक्शन हमारा कौन सा है, ए वाला जो फंक्शन है वो हमारा x का फंक्शन है, तो उसकी वैल्यू जीरो है। यानी इसे हम जब अलग से सॉल्व करते हैं, क्योंकि a काफी बड़ी टर्म थी तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिखा, इसको अलग से सॉल्व करते हैं। a जीरो, यहाँ पर जब मैं जीरो पुट करती हूँ तो कॉस जीरो विल बी वन और साइन जीरो विल बी जीरो। तो हमें क्या बचा, सिर्फ a1। a1 को मैं इसमें रखती हूँ, a0 की जगह जब मैं a1 रखती हूँ तो देखो a1 bt। अब ये क्या है, एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है, तो ये तो कभी जीरो नहीं हुआ, बचा क्या, a1। तो a1 जब जीरो हो गया, मतलब a1 जो कांस्टेंट है वो जीरो है, तो हमारा ax क्या था, ax ये था। यहाँ पर मैंने बोला कि a1 जीरो हो गया है, तो मतलब ये पूरी टर्म तो जीरो हो गई, तो जो ax बचा वो क्या हो गया, a2 साइन लैम्डा x। ओके, यहां तक कुछ ऐसा मैंने हार्ड नहीं किया है, बहुत आसान है, कर लो, साथ साथ करो तो इजी समझ में आ जाएगा। सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं अब। ठीक है, सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या है, u के जब x की वैल्यू हम लोग l रखते हैं, l मीन्स मैंने कहा था कि यहाँ पर ये लेंथ ऑफ अ रॉड है, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर l है, तो l मीन्स जो सेकंड एंड है, दो एंड्स होते हैं रॉड के, तो एक एंड हमारा जीरो पे है, एक एंड l पे, तो सेकंड दूसरे वाला, ठीक है, वो रखते हैं। तो इसमें क्या वैल्यू आती है, दैट मीन्स कि हमारा जो u फंक्शन है यू एल टी, ठीक है, यहाँ पर जो x है उसकी वैल्यू हमें l रखनी है। x वाला फंक्शन क्या था, a, तो यानी यहाँ पर हमें x a की जगह, a के अंदर a का जो फंक्शन है उसमें x की वैल्यू l रखनी है। तो हमारा जो a था वो कितना आया था, a था a2 साइन लेमडा एक्स। तो अगर मैं यहीं पे पुट करूँ तो देखो यहाँ पर अगर मैं l रखती हूँ तो a2 तो एक कांस्टेंट है वो एज इट इज, साइन लेमडा एक्स में आ जाएगा साइन लेमडा l। लेमडा l आएगा, उसके बाद हम देखते हैं फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर al आ गया a2 साइन लैम्डा एल। ओके, अब हमें गिवन क्या है, गिवन है कि जो यू एल टी है वो है जीरो, यानी ए एल इंटू बी टी इज इक्वल टू जीरो। बी टी ये कभी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है, बचा क्या, ए एल, और ए एल की वैल्यू क्या है, ए एल हमारा है जीरो, और इसकी वैल्यू है ए टू साइन लैम्डा एल। ठीक है, अब एक चीज देखो, जब ए टू साइन लैम्डा एल जीरो है, दैट मीन्स या तो ए टू जीरो होगा या फिर साइन लैम्डा एल जीरो होगा। पर अगर ए टू जीरो हो गया ना, तो हमारा ए वन भी जीरो और ए टू भी जीरो, तो ये हो गया एक ट्रिवियल सोल्यूशन, कि जीरो जीरो तो सबका सोल्यूशन होता है, तो जीरो को तो एक ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं, कि तो हमेशा कुछ हो ना हो, जीरो तो हमेशा एक सोल्यूशन रहेगा। तो वो सोल्यूशन को हम नहीं ले रहे हैं, हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये वाला सोल्यूशन काउंट करना है, कि अगर साइन लैम्डा एल भी जीरो हो। तो साइन कब जीरो होता है, साइन हमेशा जीरो होता है एन पाई पे, पाई के मल्टीपल पे, मतलब जीरो, पाई, टू पाई, थ्री पाई। तो जनरल सोल्यूशन मतलब इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन मीन्स यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, पाई हो सकता है, टू पाई हो सकता है, थ्री पाई, तो हम इसका जनरल सोल्यूशन लिखेंगे विच इज लैम्डा एल शुड इक्वल टू एन पाई, जहां पर एन जो है वो हो सकता है जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, कोई भी इंटीजर, ठीक है, इवन माइनस पाई भी हो सकता है, तो वो इंटीजर, एन ही इंटीजर, ठीक है।
तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आई, एन पाई अपॉन एल। अब मैंने क्या कहा था कि जो लैम्डा है हमारा एक कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन मतलब वो एक्स पे भी डिपेंड नहीं करता और वाई टी पे भी डिपेंड नहीं करता। तो हमें वो यही यही चीज मिली हमें यहाँ पर। हमें क्या मिल रहा है कि जो लैम्डा है वो डिपेंड करता है एन पे, वो एन का एक फंक्शन है, ठीक है, और वो एक कांस्टेंट फंक्शन है जिसमें एक्स और वाई नहीं आते हैं। तो अब हमें क्या मिल गया, हमें दो चीजें मिल गई। अब ये हमें पहले मिला, पहली बाउंड्री कंडीशन से हमें मिला ए वन इज इक्वल टू जीरो, दूसरे से मिला लैम्डा एन इज इक्वल टू एन पाई बाई एल, ठीक है। तो अब हमारा जो यू एक्स टी बनेगा उसे एक बार लिखते हैं। तो अब एक चीज देखो कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से करे थे, यू एक्स टी से, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारा जो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमें यू की टर्म्स में दिया है, तो हमें यहाँ से सॉल्व करके यू की वैल्यू बनेगी। तो अभी तक जो हमने यू की वैल्यू निकाली है वो क्या है, वो है ए एक्स इंटू बी एल, बी टी सॉरी, बी टी राइट। ए एक्स की वैल्यू क्या आई है, ए टू साइन लैम्डा एक्स, बट यहाँ पर जो लैम्डा है, लैम्डा खुद एक एन का फंक्शन है। तो हम यहाँ पर लैम्डा तो जब लिख रहे हैं तो यानी एन की वैल्यू हमने कुछ पर्टिकुलर लेट से वन ले रखी है, तब हम लोग यहाँ पर एक वैल्यू निकाल रहे हैं। पहले देखते हैं बी टी, ठीक है। ये जो बी टी की भी अगर मैं वैल्यू लिखूं, वैल्यू है बी वन ई टू द पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर 9 टी, है ना। अब एक चीज देखो, यहाँ पर जो लैम्डा है और यहाँ पर भी लैम्डा है, दो जगह लैम्डा है और वो दोनों लैम्डा खुद एक कांस्टेंट फंक्शन है एन के। कांस्टेंट मींस वो एक्स और वाई पे एक्स और टी पे डिपेंड नहीं करते, बट वो एन पे डिपेंड करते हैं, तो वो खुद एक फंक्शन है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ लैम्डा लिखा है, जैसे अगर मैं एन हटा दूं, दैट मीन्स वो एक पर्टिकुलर एन पे सोल्यूशन हुआ ना। लेट से एन इज इक्वल टू वन, तो ये उसका सोल्यूशन हुआ, ये जो यू आया है ये एक एन पे सोल्यूशन है। बट हमें तो पूरे यू की वैल्यू चाहिए ना। दैट मीन्स हमारा जो जनरल सोल्यूशन बनेगा, मतलब यू एन, जो हमारा सोल्यूशन है वो खुद भी एन की वैल्यू से चेंज हो रहा है, ठीक है। ये चीज वापस समझते हैं जरा, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला कि अभी हमने यू निकाला, ये यू की वैल्यू ये आ रही है। यहाँ पर जो लैम्डा है वो एक फंक्शन था एन का, बट यहाँ पर हमने लेट्स से कि एन की वैल्यू वन रखी है, तो सिर्फ एक यू वन आया है ना, यू वन, यहाँ पर यू वन आया। यू टू क्या होगा, जब हम लोग इस वाली में लैम्डा एन में टू रख देंगे एन की वैल्यू, ठीक है। एन इज इक्वल टू थ्री पे भी एक सोल्यूशन आएगा, एन इज इक्वल टू फोर पे भी एक सोल्यूशन आएगा। तो हम यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एक जनरल सोल्यूशन, एक यू एन जनरल चाहिए। तो वो क्या होगा, अगर मैं कहूँ इसमें फिर से थोड़ा सा प्रीवियस आ जाता है, प्रीवियस सेमेस्टर का, कि अगर लेट्स से कि वाई वन एक सोल्यूशन है और वाई टू एक सोल्यूशन है, ये दो सेपरेट सोल्यूशन है किसी इक्वेशन के, मतलब किसी पार्शियल डेरिवेटिव के, तो वाई वन प्लस वाई टू ये भी एक सोल्यूशन होगा, राइट। तो यहाँ पर अगर यू वन यू टू और सिमिलरली यू एन तक, बहुत सारे एन, कुछ भी हो सकता है एन, तो वो एक सोल्यूशन है, एन कैन बी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। अगर वो एक सोल्यूशन है, सेपरेट सेपरेट सोल्यूशन है सारे, तो एक जनरल यू एन जो होगा वो क्या होगा, इन सबका समेशन, जहां पर एन क्या हो सकता है, वन से शुरू हो रहा है और इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है, यू एक्स टी, ठीक है, यहाँ पर एन होगा, ओके, इनका सोल्यूशन। तो ये जो जनरल सोल्यूशन होगा हमें यही फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये रही इक्वेशन, मतलब जनरल सोल्यूशन की ये क्या बन गई, सिग्मा ही लगा देना है। तो यहाँ पर अपने यू की वैल्यू रखते हैं, तो वो क्या होगी, समेशन एन इज इक्वल टू वन से इनफाइनाइट, मतलब हम लोग यू वन यू टू यू थ्री यू फोर सबको ले रहे हैं, और यहाँ पर यू एन की यू एक्स टी की वैल्यू क्या है, ए टू साइन, एक और चीज यहाँ पर जो ए टू और बी वन है ना, वो एक कांस्टेंट है, बट कांस्टेंट टर्म्स भी तो यहाँ पर चेंज होंगी। यहाँ पर यू वन पे अलग आएगा, यू टू पे अलग आएगा, यहाँ पर ए टू और बी वन ये भी हर बार यू की यू वन में भी ए टू बी वन होगा, यू टू में भी होगा, यू थ्री में भी होगा। तो ये खुद एक कॉन्स्टेंट्स है। ए वन बी वन को लेट्स से ए वन बी वन एक केस में कॉन्स्टेंट है एक टर्म का, तो हम अगर स्टार्ट करें पूरा एन ले जा रहे हैं हम लोग इन्फाइनाइट तक, तो हम लोग कह देते हैं इसको एक जनरल कांस्टेंट विच इज सी एन, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। अभी हमें ए वन बी वन की वैल्यू नहीं पता है, मतलब सी एन की भी वैल्यू नहीं पता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक जनरल कोफिशिएंट ले ले रही हूँ सी एन, और अंदर क्या होगा हमारा साइन लैम्डा एन एक्स, राइट। हम लोग लैम्डा लैम्डा जो है वो खुद एक फंक्शन है, और ई टू द पावर माइनस नाइन लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा एन स्क्वायर एक्चुअली टी, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा एन वॉज एन पाई बाई एल, एन पाई बाई एल, ये था लैम्डा की लैम्डा का
फंक्शन विच वाज एन पे डिपेंडेंट था ये। तो यही है। ओके, अब ये तो हो गया हमारा अभी तक का जो हमें मिला है। हमें इसमें से क्या क्या चीजें नहीं पता है, सीएन नहीं पता है। हम्म। हाँ, बस हमें अगर सीएन बस किसी तरह से पता चल जाए, हमें अगर बस एक सीएन पता चल जाए ना, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन हमें मिल सकती है कि ये यू एक्स टी आखिर है क्या। तो सीएन के लिए क्या करेंगे, अभी तक हमने दो बाउंड्री कंडीशन सॉल्व करी, तो हमें दो वेरिएबल्स मिले। अब एक बाउंड्री कंडीशन अभी भी रह रही है, जो है यू एक्स टी की वैल्यू 0। ठीक है, इसे भी एक बार यूज करते देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए, तभी दे रखा है। ठीक है, तो अगर अब मैं इसमें टी की वैल्यू 0 रखती हूँ, जैसे मैं यहीं पे ट्राई करती हूँ, अगर मैं इसमें टी की वैल्यू 0 रखती हूँ, मीन्स इस पूरी इक्वेशन में टी की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। तो टी की वैल्यू 0 मीन्स पता है, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, एक्सपोनेंशियल। तो ए टू द पावर 0 मीन समझ रहे हो, ये 1 हो गया। तो मतलब टी की वैल्यू 0 रखते ही ये 1 हो जा रहा है। हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ ये वाला पार्ट, जो कि सॉल्व करने में थोड़ा इजी होगा, इसीलिए यहाँ पर टी की वैल्यू 0 दे रखी है। ठीक है, कि हम लोग सॉल्व कर सके आगे। तो हम करते हैं एक बार। अगर मैं निकालूं यू एक्स टी इज इक्वल टू, अभी थोड़ा सा ना लिखने लिखने वाला है, तो मैं लिख तो दे रही हूँ, बट राइटिंग अगर साफ ना हो तो मैं नोट्स भी समझा दूंगी बात। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा सिर्फ समेशन एन इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट सी एन हमें नहीं पता है, साइन लैम्डा एन की वैल्यू हमें पता है, एन पाई बाय एल, यहाँ पर एक्स, और जो ई की पावर है वो तो 0 होगी, तो ये तो हो गया 1। इसे तो हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, सी एन चाहिए। अब एक चीज देखो, हम यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक यूज करेंगे, विच इज, उसका नाम है ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी क्या होती है, ऑर्थोगोनैलिटी मैंने लिखी हुई है। ऑर्थोगोनैलिटी क्या होती है कि साइन की ऑर्थोगोनैलिटी कॉस में भी होती होगी, बट हमें इसका देखो प्रूफ हमने लास्ट सेमेस्टर में किया होगा। ठीक है, बट प्रूफ से भी हमें मतलब नहीं, हमें सिर्फ एप्लीकेशन से मतलब है, तो मैं एप्लीकेशन बता दूं। ये क्या होता है कि अगर साइन एन पाई एक्स है, और मतलब दो अगर साइन के टर्म्स मल्टीप्लाई में है फॉर अ गिवन रेंज 0 से एल, तो अगर ये साइन दोनों सेम है, मतलब इनका जो एंगल है अगर वो सेम है, तब तो इसकी वैल्यू एल बाई टू आएगी, क्योंकि फिर ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एम पाई एक्स बाय एल, राइट। और साइन स्क्वायर को हम लोग सब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, वो हम सॉल्व करके देख सकते हैं, बट अभी हमें डायरेक्ट एप्लीकेशन से मतलब है। ठीक है, और अगर ये अलग हुआ ना, तो फिर ये हो जाएगा 0। ठीक है, अगर ये सेम नहीं है तो ये क्या हो जाएंगे, 0। वो भी हम देख सकते हैं कि अगर ये सेम नहीं होता एंगल, तो ये साइन, तो यहाँ पर क्या बनता है, साइन इंटू साइन वन, कॉस का फंक्शन बनता है ना, कॉस टू साइन ए और साइन बी, वो होते हैं कॉस ए माइनस कॉस बी, समथिंग ऐसा। हाँ, कॉस ए माइनस, हाँ कॉस ए माइनस कॉस बी इसका होता है। तो हम वो बना के जब हम सॉल्व करेंगे तो वो 0 आएगा। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट एप्लीकेशन से मतलब है, तो बस इतना याद रखो कि ऑर्थोगोनैलिटी क्या है, कि अगर दो एंगल्स हैं, साइन के दो एंगल्स हैं डिफरेंट, अगर वो सेम है तब तो एल बाई टू, अगर वो अलग अलग है तो वो 0। अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम 0 से एल तक, ठीक है, गिवन रेंज तक। तो उसको यूज करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो एलएचएस और आरएचएस में साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर लैम्डा एन है, तो हम यहाँ पर लैम्डा एन यूज करते हैं, लैम्डा एम एक्स। ठीक है, लैम्डा एम एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी हम वही करेंगे, सी एन साइन लैम्डा एम एक्स, और ये पहले से साइन जो हमारा बचा हुआ था वो भी साइन लैम्डा एन एक्स। ठीक है, ये हो गया, और अब हम इसे करेंगे इंटीग्रेट। यहाँ पर भी इंटीग्रेट करेंगे 0 से एल, यहाँ पर भी इंटीग्रेट करेंगे 0 से एल। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड तो टच मत करो अभी, राइट हैंड साइड में देखो क्या होता है इससे। एक तरह से हमने यहाँ पर ट्रिक यूज की है सीएन की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो ये होता है कि अगर यहाँ पर जो अंदर फंक्शन है, इसके अंदर वो फंक्शन अगर कन्वर्ज हो रहा है, मतलब वो फाइनाइट है, अगर वो फाइनाइट होता है तो ये जो इंटीग्रेशन का साइन है वो अंदर चला जाता है, राइट। तो हम वही यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि वी नो कि हमारे ये जो फंक्शन है वो फाइनाइट है। ठीक है, ये फाइनाइट आएगा, तो हम इसे अंदर मूव करते हैं, तो ये होगा सिग्मा दिस, सी एन कॉन्स्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन वाले साइन के बाहर ले लो। यहाँ बचा साइन लैम्डा एन एक्स इंटू साइन लैम्डा एम एक्स, और यहाँ पर dx। ठीक है, dx। ओके, अब क्या करना है, अब इंटीग्रेशन कैसे होगा, इंटीग्रेशन हो रहा है वैसे तो 0 से l। ठीक है, इंटीग्रेशन अब यहाँ पर क्या है, ऑर्थोगोनैलिटी, तो यहाँ पर सिर्फ एक टर्म आएगी। मतलब इसका एक बार मतलब समझो, यहाँ पर क्या हो रहा है, सिग्मा लगा हुआ है, मतलब पहले C1 रहा होगा, और वो भी वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो लेट्स से C1 है,
यहाँ पर कुछ टर्म है लैम्डा एन और लैम्डा एम, ठीक है, कुछ है। ओके, अब फिर यहाँ पर C2 है, फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन में कुछ टर्म है, फिर यहाँ C3 है, फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन में कुछ है, और यहाँ पर C4, फिर ऐसे करते करते वो इनफाइनाइट तक जा रहा है। क्या चीज? एन, यहाँ पर सी एन है ना, तो एन चेंज हो रहा है। तो ये जो है, ये जो अंदर बार बार साइन के यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आ रहा है, यहाँ पर हर बार साइन इंटू साइन हो रहा है एन और एम में, ठीक है, साइन एन साइन एम, राइट, साइन एन, एक में एन है, एक में साइन एम पाई बाय एक्स एल है, एम पाई एक्स बाय एल, ठीक है। तो अब यहाँ पर हर बार एन और एम में जो ऑर्थोगोनैलिटी हो रही है, अगर वो एन इज इक्वल टू एम है तब तो ठीक है, पर अगर वो नहीं है तो वो जीरो है, मतलब ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ऐसे वो पूरा करते करते जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ एक वैल्यू बचेगी जहां पर एन की वैल्यू एम होगी, तो उस टाइम पे जो हमारा सी एन है, एन की वैल्यू एम है, तो वो सी एम हो जाएगा, और यहाँ पर होगा इंटू एल अपॉन टू, राइट, क्योंकि यहाँ पर वो टर्म क्या होगी, जब जब एन इज इक्वल टू एम होगा तब यहाँ पर होगा सी एम इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन लैम्डा एन एक्स, राइट, और यहाँ पर साइन लैम्डा एम एक्स, और सिंस एन इज इक्वल टू एम है तो इसका इस इंटीग्रेशन की पूरी वैल्यू आएगी एल बाय टू, ठीक है, जो भी रेंज होती है यहाँ से 0 से एल था उसका हाफ आता है, ठीक है। तो ये एक साइड वाली चीज थी, इसे भी याद कर लो कि ऐसे से होता है, समझ भी सकते हो, यहाँ पर इसका पूरा प्रूव होता है ऑर्थोगोनैलिटी का, शायद तुम लोगों को याद भी हो, लास्ट सेमेस्टर में था ही। तो अब वैल्यू क्या आई है, सी एम इज इक्वल टू, सॉरी, सी एम इंटू एल बाय टू, और एलएचएस में हमारा क्या चल रहा था, एलएचएस में चल रहा था यू एक्स जीरो, यहाँ पर टी की वैल्यू जीरो हम लोग नेट स्टार्टिंग से ही लेकर चल रहे, तभी ये क्वेश्चन आ रही है, और साइन लैम्डा एम एक्स डी एक्स। ओके, तो यहाँ से मुझे सीएम ही तो चाहिए था, तो सीएम क्या हो जाएगा, सीएम हो जाएगा जब मैं वन, सीएम हो जाएगा टू अपॉन एल, ये जो इसके साथ कांस्टेंट है वो नीचे आएंगे, और यहाँ बचेगा यू एक्स जीरो एंड साइन लैम्डा एम एक्स डी एक्स। ओके, वो लिख लेना, मैंने लिखा नहीं। ये क्या है, सीएम की जनरल इक्वेशन, ये पूरी जो आएगी यहाँ पर, इसे कंप्लीट करके वो होगी सीएम की जनरल इक्वेशन। यहां तक के मार्क्स हैं 10, मैंने देखा मार्किंग स्कीम वहां पर दे रखी थी, तो वहां पर 10 मार्क्स हैं यहाँ तक के। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है यू एक्स, इसे बस सॉल्व करना है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये यू एक्स जीरो है, इसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, यू एक्स जीरो की वैल्यू है एक्स एल माइनस एक्स, ये एक फंक्शन है यानी एक्स एल माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसे रखते हैं एक बार, टू बाई एल एक्स एल माइनस एक्स साइन लैम्डा एम एक्स, राइट, ये है dx, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि अब ये क्या बन गया, ये हो गया है एक्स एल माइनस एक्स स्क्वायर और बाहर साइन। अब ये टोटल आपके इंटीग्रेशन करने की कैपेबिलिटी पे है कि आप इंटीग्रेशन कितनी जल्दी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर साइन इससे भी जाएगा, इससे भी जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट रूल यूज होगा साइन में कि एक्स एक्स साइन एक्स पहले सॉल्व करोगे, और फिर यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स सॉल्व करोगे, फिर उनका कुछ वैल्यू आएगी, तो इन सब के करने के 4 मार्क्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो एटलीस्ट रट के ही सीखो, बट यहाँ तक तो सीख लो, उसके बाद इंटीग्रेशन फिर आप देख लेना कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं नोट से समझा दे रही हूँ, हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, अब बस ये है कि इसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसे एक बार सॉल्व करते हैं, हम बस इतने पार्ट को पहले लेते हैं कि आई इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया मैंने, एक्स एल माइनस एक्स यानी एक्स एल माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी फिर अलग से साइन से सेपरेट कर दिया, साइन एक्स एल इंटू साइन एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, यहाँ पर बना एक्स साइन एक्स, यहाँ बना एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए नॉर्मल प्रोडक्ट रूल। अब ना मैं थोड़ा सा ना एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ यहाँ पर, प्रोडक्ट रूल जो है ना इंटीग्रेशन का, सॉरी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं उसे, मैं प्रोडक्ट रूल कहता हूँ, बट हाँ निकनेम प्रोडक्ट रूल, ठीक है। वो भी मैं थोड़ा सा ना बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि काफी कंफ्यूजन होती है सबको ये करने में, तो मैं जो ट्रिक करती हूँ मुझे वो काफी इजी पड़ती है, मैं डायरेक्ट यूज कर लेती हूँ, मुझे साइड में कुछ लिखना भी नहीं पड़ता, तो मैं वही यहाँ पर अप्लाई करना चाहती हूँ। देखो, लेट्स से कि एक्स साइन ए एक्स है, इसको करते हैं, या फिर एक्स स्क्वायर वाले को करते हैं, तो ना हमारा इसमें भी हो जाएगा कि अगर नहीं करना आ रहा तो एक बार देख लेना। ओके, इसको करना है मुझे इंटीग्रेट, ठीक है। तो आईलेट वाला तो पता ही है,
आइलेट मीन्स अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में तो इसे स्किप कर देना, ओके। तो आइलेट में पहले क्या आता है, एलजेब्रा, और यहाँ पर एलजेब्रा है तो हम लोग इसको कह लेंगे लेट एक्स स्क्वायर बी यू, ठीक है। और जो बच गया उसे हम ले लेते हैं साइन ए एक्स, मतलब जो बच गया साइन ए एक्स भी नहीं, हाँ ए एक्स, इसमें जो यहाँ पर लैम्डा एम था, साइन लैम्डा एम, उसको मैंने ए ले लिया, ठीक है। लैम्डा एम इज इक्वल टू ए, और लैम्डा एम क्या है, लैम्डा एम इज एम पाई बाई एन, तो इस बड़ी सी टर्म को मैंने ए ले लिया तो ताकि मैं अच्छे से इंटीग्रेट कर पाऊँ। तो साइन ए एक्स को मैं लेट कर रही हूँ डी वी, ओके। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर यू है तो मुझे चाहिए डी यू। डी यू क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन, तो 2x, और सिंस ये दूसरे मतलब x है बट u की टर्म्स में किया तो यहाँ पर dx और आ जाएगा 2x dx। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर dv है, मुझे v की वैल्यू चाहिए, तो v के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर इंटीग्रेट करूंगी। तो साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए, ओके। अब कुछ नहीं करना है, सब कुछ आ गया है, बस वैल्यू रखनी है। तो इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा यू वी माइनस वी डी यू, इसका इंटीग्रेशन सिंपल, ठीक है। तो u क्या है, u वॉज एक्स स्क्वायर, v क्या था, v है हमारा माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए, इसमें डायरेक्ट लिमिट लगा दो 0 से l, माइनस v क्या था, इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ पर ये इंटीग्रेशन का साइन है, v क्या था, माइनस कॉस ए एक्स, तो माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए, माइनस यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया, और यहाँ पर cos ए एक्स अपॉन ए क्या हो गया, v की वैल्यू, और du क्या था 2x dx, ये सब हमने ऊपर कैलकुलेट किया, du भी और dv भी, ये रहा, du इज 2x dx, v इज माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए। अब इसे क्या करना है, 0 से l, ये हो गया सॉल्व, ठीक है। इसमें तो डायरेक्ट लिमिट लगानी है, तो ये हो गया माइनस को कॉमन ले लो बाहर, तो ये हो गया एल स्क्वायर कॉस ए एल अपॉन ए माइनस 0, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर में 0 रखेंगे तो 0, ये तो हो गया सॉल्व। और यहाँ पर हमें फिर से एक इंटीग्रेशन मिल रहा है, जहां पर है 2 अपॉन ए बाहर है और यहाँ है एक्स कॉस ए एक्स डी एक्स, ठीक है, और ये भी 0 से l, तो यहाँ पर फिर से वही कर दो, यहाँ पर u क्या हो जाएगा, u विल बी x, एंड dv क्या होगा, cos ax, ठीक है, dv इज cos x, तो यहाँ से du की वैल्यू क्या होगी, dx, और यहाँ से v की वैल्यू होगी साइन cos ax का इंटीग्रेशन साइन ax अपॉन a, ठीक है। फिर से इसे रखो तो ये हो गया 2/a बाहर था और अंदर क्या हो जाएगा, u v मीन्स x, v की वैल्यू क्या है, साइन एक्स अपॉन a, माइनस, इसे ध्यान से समझना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो हमेशा यूज होने वाला है, इसलिए इसको भी देख लेना। और यहाँ पर v रखना है, यानी साइन ए एक्स अपॉन ए इंटू डी यू इज डी एक्स, ठीक है। तो अब ये सॉल्व हो जाएगा, साइन ए एक्स का क्या होगा, कॉस ए एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो डायरेक्ट लिमिट रख दो 0 से l, तो ये बचेगा एल अपॉन ए साइन ए एल, बाहर 2 अपॉन ए चली रहा था अपना, माइनस यहाँ पर जो 1 अपॉन ए कॉमन ले लो, अगर बाहर ले लो इसे, तो ये साइन ए एक्स का क्या होता है, कॉस ए एक्स विद नेगेटिव साइन, तो यहाँ पर ए स्क्वायर, और इसमें भी 0 से l रखोगे तो ओवरऑल वैल्यू आएगी। तो देखो इंटीग्रेशन वाला पार्ट था, इंटीग्रेशन अगर आप सही से कर लेते हो तो आपको मिल जाएंगे मार्क्स, नहीं कर पाते हो तो फिर थोड़े बहुत तो कटेंगे ही। तो फाइनल आंसर आ रहा है दिस, ठीक है, माइनस ये आ रहा है हमारा साइन एक्स सॉल्व करके, और ये आ रहा है एक्स स्क्वायर साइन एक्स सॉल्व करके, ठीक है। इसमें से कट कर, ये वाले टर्म्स तो कट हो जा रही हैं, और ये जो है ये देखो, ये एल बाय ए स्क्वायर साइन एल है और ये -2 है, मतलब सेम टर्म बट एक 1 और एक -2, तो 1 -2 इज -1, तो यहाँ पर -1 और यहाँ पर अब क्या करना है, ए की वैल्यू रखनी है, ए क्या था, ए वॉज एम पाई बाई एल, ठीक है। तो साइन एम पाई बाई एल रखोगे तो ये एल से एल कैंसिल, अंदर क्या बचेगा एम पाई, और मैंने बताया था कि साइन एन पाई या फिर एम पाई, मतलब अगर पाई का इंटीग्रल मल्टीप्ल मतलब अगर कोई इंटीग्रेशन से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है पाई का, तो वो क्या होता है 0, साइन एन पाई और साइन एम पाई सेम, ये 0 हो गई, माइनस
cos m पाई। और cos का क्या होता है, cos n पाई, ये चीज ध्यान रखना, ये याद रख लेना कि cos n पाई होता है -1 to the power n। यहाँ पर m है तो -1 to the power n। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये तो 0, ये बचा -2/a³ माइनस -1 की पावर m, ये cos n पाई की वैल्यू -1। और यहाँ पर cm क्या था, अब ये तो था सिर्फ इंटीग्रेशन का पार्ट, और cm क्या था, 2/l और आता उसमें। तो ओवरऑल cm की वैल्यू आ गई ये। इससे जब अरेंज करके लिखोगे तो ये आएगी। और फिर अब क्या करना है, बस सिंपल, अब m में देखो, अगर लेट्स से कि m मेरा इवन है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। हर बार जब भी इवन होगा तो -1 की पावर इवन, वो क्या होगा, 1। तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। तो इवन के केस में ये cm आ जाएगा 0, और ऑड के केस में ये हो जाएगा cm हो जाएगा -8। मतलब यहाँ से 1 + 1 तो ये हो जाएगा 2, तो 2 इंटू यहाँ पर 4, तो -8l² m पाई का होल क्यूब। अब अगर cm हमेशा इवन पे 0 है, तो अगर cm 0 है तो मतलब पूरा का पूरा u भी 0 रहेगा। और अगर इवन सॉरी यहाँ पर ऑड पे अगर वो कुछ वैल्यू ये वैल्यू है इसकी, तो u कितना हो जाएगा, u इज सिग्मा, नहीं सिग्मा तो हट गया था। सिंस ये cm की ये वैल्यू आ रही है तो u भी यहाँ से निकाल सकते हैं। u क्या था, cm साइन, यहाँ पर लैम्डा m ही आएगा, अब तो लैम्डा mx, और यहाँ पर आएगा e⁻λm p²। ठीक है, और m क्या है, m अगर ऑड है तब तो ये -8 और समथिंग जो भी यहाँ पर ये वैल्यू है, और अगर इवन है तो 0, डायरेक्ट 0। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व। ओके, ये बहुत आसान था। अब एक बार अगर रिवीजन करना हो, मतलब प्रोसीजर देखना है, बस प्रोसीजर देख लो, बाकी होगा सेम। और एक बार कर जरूर लेना, क्योंकि करने से ना, देखने वीडियो देखोगे तो नहीं समझ आएगा, पर अगर करोगे ना तो फिर कुछ गलतियां होंगी और फिर पक्का हो जाएगा कि आपको ये आ चुका है। ठीक है, पहले कुछ नहीं किया हमने, हमने सबसे स्टार्टिंग में तो नॉर्मल में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाली चीज ही करी, वही सेम प्रोसीजर यहाँ तक। फिर हमने इन्हें सेपरेट आउट करके, ये चीज तो बिल्कुल सेम थी, सेम था लास्ट क्लास, बस ये चीज एक्स्ट्रा हुई है कि ये थोड़ा यहाँ पर जो है एक एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, उसे भी जब सॉल्व कर दोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर ये ए की वैल्यू आ गई है, और जब ए की वैल्यू आ गई है तो बस बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर दो। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करोगे, सारी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ ए एक्स देखो, यहाँ पर a1 0 हो गया, ए एक्स की वैल्यू ये आ गई, और फिर यहाँ पर दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाई तो यहाँ पर लैम्डा एन की वैल्यू आ गई। लैम्डा एन क्या था, लैम्डा एन हमारा एक कांस्टेंट फंक्शन था जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था कि लेट दिस एंड दिस बी -λ²। मैंने कहा था ये कांस्टेंट फंक्शन होगा, ये एन का फंक्शन है, ये एक्स और पी पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है एन पे। ठीक है, इसलिए ये कांस्टेंट फंक्शन है हमारे केस में। और फिर जो फिर क्या आया, ये जनरल फॉर्म आ गई, क्योंकि हमारा यू जो था वो बार बार चेंज हो रहा था, बिकॉज हमारा जो लैम्डा है वो एन का फंक्शन है, तो यू भी बार बार चेंज हो रहा है। तो हम सारे यू को जो जनरल लिख रहे हैं, विच इज यू एन, वो क्या होगा, सबका समेशन u1 + u2 + इनफाइनाइट तक, जितने भी हमारे n है पूरा। ये देखो, n इज फ्रॉम 0 सॉरी 1 to इनफाइनाइट। फिर क्या करना है, थर्ड कंडीशन लगानी है। थर्ड कंडीशन में क्या है, हमें t 0 के इक्वल रखना है, तो t 0 रखने से क्या होगा, e की पावर 0 जाएगी, ये 1 हो जाएगा, और हम यहाँ पर फिर cn के लिए सॉल्व कर सकते हैं। cn के लिए सॉल्व करने के लिए हमने यूज किया है ऑर्थोगोनैलिटी का, मतलब दोनों साइड साइन से मल्टीप्लाई किया है और फिर इंटीग्रेट कर दिया है। तो ये वाली टर्म तो हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन हमें गिवन होगा, और ये वाली टर्म हमारी सिंप्लीफाई हो जाएगी cm l/2 में, जहां पर m क्या होगा, m विल बी एन इंटीजर जो कि n = m वाली कंडीशन से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ साइन हो गया। आरएचएस हमें देखो, आरएचएस क्या मिला, आरएचएस सिंप्लीफाई हो गया कि m = m है, n है, तो ये है, अदरवाइज ये 0 है। ठीक है, तो बाकी हर केस के लिए 0 हो गया। अब यहाँ पर एलएचएस सॉल्व कर लिया, तो एलएचएस सॉल्व करने के लिए क्या, ये जो u की वैल्यू है वो रख दी, जो फंक्शन u में दिया हुआ था यहाँ क्वेश्चन में, u = x l - x, वो रख दिया। इसमें सिंपल फिर इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करके लास्ट में हमें सी एम की वैल्यू मिल गई, और फिर बस उस सी एम को अलग अलग सेपरेट आउट करके लिख दिया, और यहाँ से यू की वैल्यू आ गई। यू की वैल्यू नहीं भी लिखोगे, बस सीएम हमें निकालना है, मेन इज कि हमें सीएम निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया 1D वेव इक्वेशन। अब पता है क्या, बाकी जो है ना, बाकी जो 2D वेव इक्वेशन है उसमें भी सेम प्रोसीजर ही होगा, बस थोड़ा सा फंक्शन वही बनाना होगा, वो भी एक बार देखते हैं कितना कर पाते हैं।